इन दिनों पूरे यूरोप में देर से ही सही लेकिन इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खिलाफ एक जबरदस्त जंग जारी है। चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, ऑस्ट्रिया हो, बेल्जियम हो, जर्मनी हो, हर एक देश में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है और सरकारें काम कर रही हैं। हाल ही में पिछले हफ्ते 7 मार्च को स्विट्जरलैंड ने एक जनमत संग्रह के जरिए बुर्के और निकाब पर बैन लगाया था, जिसमें करीब 52% लोगों ने बुर्के और निकाब पर बैन के लिए वोट किया था। इसके बाद एक बड़ी खबर यह है कि दूसरे बड़े यूरोपियन देश डेनमार्क ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है, एक बिल पास किया है जिसके तहत जो डेनमार्क में जितनी भी मस्जिदें हैं, मॉस्क्स हैं, उनमें फॉरेन फंडिंग पर बैन लगा दिया गया है। यानी विदेशी पैसा जो कि डेनमार्क में मस्जिदों को मिलता था, फंडिंग मिलती थी, उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। 15 मार्च 2021 से यह बिल लागू हो चुका है, यह कानून लागू हो चुका है। यानी अब डेनमार्क में जितनी भी मस्जिदें हैं उनको बाहरी देशों से किसी तरह का कोई फंड नहीं मिल पाएगा। पिछले कई महीनों से लगातार वहां पर यह राजनीति जारी थी, कोशिश जारी थी कि किस तरीके से इस फॉरेन फंडिंग पर रोक लगाई जाए। आखिरकार जो फॉरेन अफेयर्स और इंटीग्रेशन मिनिस्टर हैं मैटियास टेस्फाय, उन्होंने घोषणा की है कि तमाम पार्टियों ने सर्वसम्मति से मिलकर एक बिल पास किया है जो कि डेनमार्क में लागू कर दिया गया है। खास बात यह है कि वहां पे तमाम पार्टी, लिबरल पार्टी हो, सोशलिस्ट हो, तमाम पार्टियों ने एक मत से यह बिल पास किया है। वहां पर लिबरल पार्टी है, द दानिश पीपल्स पार्टी है, द सोशलिस्ट पीपल्स पार्टी है, द कंजर्वेटिव्स हैं, न्यू बुर्जुआजीज एंड लिबरल अलायंसेस। तब सबने कहा कि अब इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल काफी दिनों से डेनमार्क में कैंपेन चलाया जा रहा था। जो मैटियास टेस्फाय हैं, उन्होंने पहले भी कहा था कि कई ऐसे अरब कंट्रीज हैं जहां से भारी मात्रा में, बड़ी संख्या में एक बड़ा डोनेशन वहां की मस्जिदों को आ रहा है, जो कि उनके देश में रहने वाले डेनमार्क के जो मुस्लिम हैं उनको रेडिकलाइज कर रहे हैं और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। फिलहाल डेनमार्क में करीब 2,56,000 के आसपास मुस्लिम हैं, जो कि पूरी आबादी का करीब 4.4% आबादी है। लेकिन वो भी डेनमार्क में एक बड़ा खतरा बनने लगी थी। हम जानते हैं कि कुछ सालों पहले एक डेनिश कार्टूनिस्ट ने कुछ कार्टून प्रॉफिट मोहम्मद के बनाए थे, जिसके बाद पूरी दुनिया में जो हंगामा हुआ था, उसके बाद कार्टूनिस्ट पर भी कई बार हमले हुए और उनको वहां के डेनमार्क के ही मुस्लिम युवक ने उन पर हमला किया था। उसके बाद एक डिबेट वहां पर खड़ी हुई थी, लेकिन लगभग 1.5 दशक का वक्त लगा। आखिरकार डेनमार्क ने इतना बड़ा फैसला लिया है। दरअसल जो वहां सरकार है, उन्होंने इसको एक एंटी डेमोक्रेटिक डोनेशन का नाम दिया है। उनका कहना है कि जो बाहर से फंड आता है, खास तौर पर 3 देश ऐसे हैं जहां के पास सबसे ज्यादा फंड आता है। एक है सऊदी अरबिया, जिसने जो सबसे ज्यादा फंड वहां से आता है। दूसरा है कतर और कतर के बाद टर्की। इन तीनों देशों से वहां मस्जिदें, नई मस्जिदें बनाई जा रही थी। उन मस्जिदों को फंड दिया जा रहा था जिससे रेडिकलाइज किया जा रहा था वहां के मुस्लिमों को। सऊदी अरब से पिछले दिनों जो एक बड़ा फंड एक साल में आया, वो करीब 7,90,000, यानी सिर्फ सऊदी अरब से $7,90,000 का फंड वहां की मस्जिदों को आया। इसके अलावा कतर के अलावा टर्की ने करीब 27 मस्जिदों को लगातार फंड किया है और वो सरकारी जरियों से आते थे, दूतावास के जरिए से भी आते थे। लेकिन आखिरकार वहां पर एक बिल लाया गया और उस पर रोक लगा दी गई। सरकार का यह कहना था कि जो वहां का फंडामेंटल फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है और ह्यूमन राइट्स है, उनको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही थी और वहां पर किसी तरह शरिया लॉ लागू करने की आवाजें उठने लगी थी। लिहाजा इसको लाना बेहद जरूरी था। यह उस वक्त एक कदम उठाया गया है जब हाल ही में मैंने बताया कि स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन लगाया गया है। बिकिनी बैन, फ्रांस में लगातार अलग अलग हिस्सों में वहां पे बिकिनी बैन की बातें आ रही हैं, बिकिनी बैन हुआ भी है। ऐसे में और जैसे मैं बताऊं कि डेनमार्क में पहले ही 1 अगस्त 2018 को जो बुर्का और निकाब है उस पर पहले ही वो बैन लगा चुका है। यानी ये ग्रेजुअली एक कोशिश जारी है रेडिकल इस्लामाइजेशन को रोकने के लिए। 2018 में फैसला लिया गया था कि निकाब और बुर्का पर वहां पर ऑलरेडी बैन है। 134 यूरो का फाइन लगता है अगर कोई बुर्का निकाब पहने मिलता है। लेकिन अगर
दोबारा वो ऑफेंस करता है तो उसमें 1340 या 10 गुना ज्यादा फाइन उस पर लगाया जाता है। तो वहां पर लगातार इस्लामिक रेडिकलाइजेशन से लड़ने की आवाज लगातार जारी है। हालांकि ये एक शुरुआत है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर आवाजें उठ रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज लगातार वहां पर इस मुद्दे को उठा रही हैं, ऐसे आने वाले दिनों में संभव है कि और भी कई बड़े फैसले, डेनमार्क हो, दूसरे जो देश हैं, ऑस्ट्रिया है, यहाँ तक कि जर्मनी में भी अब इस तरह की आवाजें उठने लगी हैं, फ्रांस है, वहां पर इस तरह के फैसले आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। ये जो फॉरेन फंडिंग है, ये ऑस्ट्रिया पहले ही यहां पर अपने यहां पर लागू कर चुके हैं, वहां पर कानून बन चुका है। ऑस्ट्रिया में फॉरेन फंडिंग पहले ही बैन कर दी गई है, लेकिन इस बीच एक दूसरा बड़ा खतरा पूरे यूरोप में मंडराने लगा है। हमने देखा अमेरिका में चुनाव से ठीक पहले वहां पर लिबरल एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट और ब्लैक लाइव मैटर्स के एक्टिविस्ट और उसमें मुस्लिम रेडिकल ग्रुप्स सब ने मिलकर एक जिस तरह माहौल खड़ा किया, वहां पर केओस हुआ, दुकानें लूटी गई, बिजनेस खराब किए गए, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं ट्रंप के ऊपर थोपकर उससे बच निकलने में वो कामयाब हुए और वो हमारे पास सत्ता परिवर्तन हुआ। अब उसी तरह का प्रयोग यूरोप के देशों में भी किया जाने लगा है। एक बड़ा उदाहरण हाल ही में बेल्जियम है। बेल्जियम में पिछले दिनों एक अफ्रीकन महिला को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अचानक ये तमाम ग्रुप, चाहे वो लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हो, मुस्लिम एक्टिविस्ट ग्रुप हो, अफ्रीकन ग्रुप हो, वो तमाम इकट्ठा हुए और ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम पर वहां पर अब हंगामा खड़ा होना शुरू हो गया है। खासतौर पर जो लीग एक शहर है, वहां पर हिंसक प्रदर्शन कई दिनों से जारी हैं। ब्लैक लाइव मैटर्स के बैनर के जरिए जो अफ्रीकन इमिग्रेंट्स हैं, उनमें जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम्स भी हैं, वो उन्होंने लीग शहर में पूरी तरह से केओस बनाकर रखा है। दुकानें, बिजनेसेस लूटे जा रहे हैं सरेआम। पुलिस जो सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई है, वो उनकी संख्या इतनी कम है उपद्रवियों के सामने कि वो वहां से टिक नहीं पा रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए, इसमें जबरदस्त तरीके से बिजनेसेस को लूटा जा रहा है। ये इमिग्रेंट्स हैं, ब्लैक लाइव मैटर्स के लिए उनके आंदोलन का एक बहाना है, लेकिन इसके जरिए केओस और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खड़ा किया जा रहा है। ये एक तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देखिए कैसे उपद्रवी जो हैं वो पुलिस की वैन को पीछे हटाने में मजबूर कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। नतीजतन पुलिस की संख्या कम है और वो पीछे हट रहे हैं। एक और तस्वीर, इस तस्वीर को देखिए कि कैसे उपद्रवी, जो हिंसक उपद्रवी हैं, वो किस तरीके से पुलिसकर्मी को खींच कर ले जा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये हालत है कि खबर ये भी आ रही है कि अब बेल्जियम में जो पुलिसकर्मी हैं वो वहां पर जाने को तैयार नहीं है, इस्तीफा दे रहे हैं। और पुलिस किसी तरह, चूंकि वहां पर पहले इस तरह की सिचुएशन नहीं थी, वो इक्विप्ड नहीं है, वो ट्रेनिंग उनकी नहीं है कि किस तरीके से उपद्रवियों से लड़ा जाए, लेकिन वो वहां पर बेहद कमजोर स्थिति में खड़ा दिखाई देते हैं। तो यानी जो हमने यूएस में देखा, अब उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें वही ग्रुप है, लेफ्टिस्ट ग्रुप है, जो कि ब्लैक लाइव मैटर्स के बहाने, और इसके साथ मुस्लिम रेडिकल्स ग्रुप्स हैं जो कि इस बहाने, ब्लैक लाइव मैटर्स के बहाने अपने एजेंडा को वहां पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा वही है कि केओस क्रिएट किया जाए और इस केओस का फायदा सत्ता परिवर्तन में और उसके जरिए देखने को मिले। ये एक कोशिश बेल्जियम से शुरुआत हुई है और कई अलग अलग देशों में इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे दिखाई देने लगी है। यानी यूरोप इस वक्त दो बड़ी मुश्किलों के मुहाने पर खड़ा है। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन वहां पर पिछले 1.5-2 दशक से लगातार जारी है, उन पर सरकारें लगातार कार्रवाइयां कर रही हैं, लेकिन ये एक नया जो ब्लेंड, एक नया जो कॉकटेल, लेफ्टिस्ट, ब्लैक लाइव मैटर्स, अफ्रीकन्स और जो मुस्लिम रेडिकलाइजेशन का देखने को मिला है, इससे निपटना तमाम यूरोपियन देशों के लिए बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। शुरुआत बेल्जियम से हो चुकी है, अब आगे आगे देखिए होता है क्या, अलग अलग देशों में किस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। आप देखते रहिए। नमस्कार।